नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 24 के महासंग्राम से पहले ही मोदी विरोधी खेमा तितर बितर हो गया है। इंडिया अलायंस को बिहार में अब तक का सबसे बड़ा झटका मिला है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसके साथ ही बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2 घंटे बाद शाम 5 बजे नीतीश कुमार नवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश के साथ 8 और नेता मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के 3-3 विधायक शामिल हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम से भी एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को एक बार फिर नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर बनने जा रही एनडीए सरकार में कास्ट कॉम्बिनेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अगर कुर्मी जाति का सीएम है तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग की कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं विजय सिन्हा भूमिहार सवर्ण है। मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे बीजेपी के प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि जेडीयू के विजय चौधरी भूमिहार सवर्ण हैं। जेडीयू के विजेंद्र यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जेडीयू विधायक श्रवण कुमार भी ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा हम पार्टी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे संतोष कुमार सुमन दलित समाज से आते हैं, तो वहीं निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह सवर्ण राजपूत हैं। तो कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उसे ध्यान में रखकर नई सरकार का गठन किया जा रहा है। बस 2 घंटे का और इंतजार करिए, तकरीबन 5 बजे नई सरकार का गठन होना है, यानी नवीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड नीतीश कुमार कायम कर रहे हैं, बार बार इस्तीफा देने का, और इस्तीफा देने के साथ ही अपने अलाई पार्टनर को बदलते हुए मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी को जरूर नीतीश कुमार बरकरार रख पाते हैं। और एक बार फिर वही हो रहा है। सुबह 11 बजे राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार। उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, वजह बताई, मीडिया से मुखातिब हुए, अपनी नाराजगी जाहिर की और यह बताया कि जिस अलायंस को बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की, दरअसल वो अलायंस अब कोई काम नहीं कर पा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ लालू यादव की पार्टी पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो लोग खुश नहीं है। और ये वजह बताते हुए नीतीश कुमार अलग हो गए। अब अलग होने के साथ ही नई सरकार को बनाने की जो कवायद थी वो शुरू हो चुकी है और अब 5 बजे गठन होगा नई सरकार का। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिद किदवई भी सीनियर जर्नलिस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। हर्षवर्धन जी, बिहार की सिचुएशन को देखकर आप इसे कैसे शब्दों में बांधेंगे या क्या कहेंगे? बिहार में हो क्या रहा है? हर दूसरे साल में, हर 1.5 साल में नीतीश कुमार के इतने मूड स्विंग्स होते क्यों हैं और बाकी दलों की मजबूरी क्यों है? देखिए, बिहार की जो स्थिति है और जो वहाँ का जाति समीकरण है, उसमें बड़ा स्वाभाविक सा है ये कि दोनों बड़ी पार्टियां वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर हैं। मेन एक्टर वो पार्टी है जिस पार्टी के पास सबसे कम सीटें आती है। सबसे कम मैं कह रहा हूं तो और भी कई पार्टियां हैं जो उनसे भी छोटी हैं, लेकिन इन तीनों में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दरअसल बिहार की यही दोनों बड़ी पार्टियां हैं। नीतीश कुमार लाभ उस बात का उठाते हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच की खाई इतनी बड़ी है। आइडियोलॉजिकल कह लें, एक दूसरे की राजनीति की बात कह लें, जो लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। लेकिन रणनीति के लिहाज से कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाभ के लिहाज से कहेंगे, तो मुझे लगता है कि 2019 में 39 आउट ऑफ 40 था। हो सकता है इस बार भी वही हो जाए या 40 आउट ऑफ 40 हो जाए या कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बड़ी सफलता है भारतीय जनता पार्टी के उस लिहाज से। जो अलायंस बना था उस रणनीति के लिहाज से कहें तो वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। धुरी थे नीतीश कुमार, सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उन्हीं को खींच लिया तो अब ये गाड़ी कहां जाएगी, ये पहिया किधर चलेगा, उस लिहाज से बहुत शानदार है। लेकिन बिहार के लिहाज से थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक थे, 2013 में उन्होंने साथ छोड़ा था, तो उस वक्त कहा गया था उनकी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगी। फिर 15 में वो वहां चुनाव लड़े। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर उनके प्रबंधक हुआ करते थे। फिर वो 17 में लौटकर भाजपा के साथ चले आए। 20 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो एक तरह से जनादेश का अपमान करना नीतीश कुमार की प्रवृत्ति बन गई। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को मैं इसमें दोष नहीं देता हूं। क्यों दोष नहीं देता हूं? क्योंकि वैक्यूम नहीं हो सकता। जिसको लाभ मिलता दिखेगा वो उस लाभ को हासिल करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बिहार की जनता इसी तरह से नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेगी? क्या लोकसभा चुनाव में या जो आगे विधानसभा चुनाव में होंगे यही स्थिति रहेगी? मेरा यह मानना है ऐसा नहीं होने वाला है,
जनता बहुत ज्यादा, जिसको कहे ना कि लंबे समय से एक ही तरह के घटनाक्रम को, एक ही तरह की मौका परस्ती को देखते हुए शायद निर्णय बदल रही है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अवसान में जितने तरह की पलटी खाना है, जितने तरह की गुलाटी मारना है, वो सब कर रहे हैं। ये तो संगीत जी कहा जाए बिहार की एक पहचान सी बन गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन उनके अलाई पार्टनर बदलते रहेंगे। रही बात जनता की, तो अभी तक का जो पैटर्न देखने को मिला है, जनता बहुत ज्यादा बॉदर करती है इस बात से, या जनता वोटिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखती है, ऐसा कम से कम अभी तक तो समझ में नहीं आता है। नहीं, देखिए, जनता इस बात का ध्यान रखती है और यही कारण है कि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो ग्राफ है वो कभी ऊपर नहीं गया है। उनकी पार्टी का विधानसभा में जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे गया है। इस बार 45 साल, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से वो बेहतर ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किए थे। स्ट्राइक रेट जो था वो भारतीय जनता पार्टी का उनसे काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि जनता देखती नहीं है और जनता इस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है। देखिए, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हो गई कि सबसे पहली बात तो कि जो इंडिया गठबंधन था, जिसे I.N.D.I.A. हम कहते रहते हैं, वो इंडिया गठबंधन जो ये बार बार ये लेकर के चला था कि भाई हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में तानाशाही आ गया है, ये पूरा का पूरा जो था वो सत्ता की लड़ाई थी, ऐसा नीतीश कुमार ने घोषित कर दिया। आज ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि देखिए, वो जो सूत्र जो इंडिया गठबंधन के लिए जो हम कवायद कर रहे थे वो मूलतः मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, मुझे प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। और ध्यान रखिएगा, 2014 में भी उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने ही उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, उसमें कई लोग उनको ललकारने में शामिल थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार भी उनको यही लगा कि वो अपनी राजनीतिक पराभव के अंतिम छोर पर आकर के खड़े हैं और वहां से उनके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। और यही कारण है कि उनको लगा कि शायद एक चाल चल लेते हैं यदि ये सफल हो जाता है, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां बिखरी हुई थी और कांग्रेस पार्टी वो इस स्थिति में नहीं था कि वो बहुत बड़ा लीड ले सके, एंकर रोल प्ले कर सके। वो उस वैक्यूम को नीतीश कुमार ने भरने की कोशिश की। लेकिन जैसे ये साथ इकट्ठे हुए, ये आपस में तोड़फोड़ की कार्रवाई इनकी शुरू हो जाएगी। जितने समाजवादी आप देखेंगे, समाजवादी आंदोलन की एक बड़ी दुर्दशा ये रही है कि उसमें हर नेता अपने आप को अपने आप में पार्टी समझता है और वो इसी प्रकार का रूप आपको उनमें देखने को ऐसा मिलेगा। यहाँ भी उन्होंने ये प्रयास किया कि वो प्रधानमंत्री के एक कैंडिडेट के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट करवाने की कोशिश की। जब वो सफल नहीं हुए तो याद रखिए, ये उसी समय से कहा जाने लगा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो इसी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एनडीए छोड़ करके जा रहे हैं और जिस दिन ये महत्वाकांक्षा उनकी ये पूरी नहीं होगी, वो वापस एनडीए में आने में कोई देर नहीं करेंगे, कोई गुरेज नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर नैतिकता, मॉरलिटी, एथिक्स, राजनीति की वो सब आए। एक समय होता था कि भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की एक फ्रेज निकल करके आया था, तो वो विधायकों के स्तर पर था। एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से एक पार्टी बदलेगा, दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा, दूसरी के बाद फिर आएगा, फिर ये घर वापसी, पुनः घर वापसी, या आप जिस फ्रेज से आप कहें। लेकिन मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और नहीं आरजेडी का है। ये कायदे से नीतीश बाबू ने जब छोड़ करके एनडीए को छोड़ करके जब उनके साथ गया था, उस समय भी उन्होंने बिहार की जनता के मैंडेट का अपमान किया था। तो एक तरह से यदि वो दोबारा आ गए हैं तो उन्होंने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। लेकिन इसमें उनकी जो अपनी गरिमा थी, उनकी राजनैतिक गरिमा थी, उसका जितना ह्रास हुआ है, मैं आने वाले दिनों में कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव
एक अपने भ्रष्टाचार के पर्याय के तौर पे बिहार की राजनीति में जाने जाते हैं। और जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो बेशक उनके पार्टी के काडर चाहे जो कुछ भी कहें, लोग यही इसी दृष्टि से देखता है कि ये देखो ये आदमी बहुत भ्रष्टाचारी रहा है। नीतीश कुमार जिस छवि के साथ बिहार की राजनीति में आए थे, मैं ये कह सकता हूं कि वो उनकी छवि जो है आज के दिन में, वो आज के दिन में खत्म हो गई है, वो नष्ट हो गई है। वो किसी प्रकार से जिस मर्यादा और जिस नैतिकता के मापदंड पर वो खड़े थे, वो वहां से उनका पतन पूरा हो गया। देखिए उनको क्या क्या नहीं कहा जाता, वो जब पार्टी बदलते हैं, जब वो पाला बदलते हैं, जो उनके अपने साथी रहे वो उन्हें क्या क्या नहीं कहते। आज उन्हें गिरगिट कह दिया गया, उनको आज कूड़ा कह दिया गया कि वो विश्वसनीय है नहीं, लेकिन उसके बावजूद अपनी आदत से मजबूर नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हैं और एक बार फिर से उन्होंने पाला बदल दिया है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, यहाँ से दो बात तो एकदम क्लियर हो जाती है। पहली बात यह कि जो इंडिया अलायंस बन रहा था, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जिसे कहा जा रहा था, दरअसल वो महत्वाकांक्षी नेताओं का एक जमावड़ा था। और दूसरी बात यह कि अब जब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, ममता बनर्जी अपनी लाइन को क्लियर कर चुकी हैं, तो ये इंडिया अलायंस अब क्या है, इसके आगे की क्या रणनीति है, इसका कोई भविष्य तो नजर नहीं आता है। से सहमत हूं कि राजनीति में महत्वाकांक्षी नेता होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वाकांक्षा की नई परिभाषा नीतीश कुमार लिख रहे हैं। मतलब कि आप हर चीज पे कोई ना कोई आवरण ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है, और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही, कि जो आया राम गया राम का एक जुमला या बात चली इतने दशकों से हम सुन रहे हैं, अब आने वाले समय में आया नीतीश गया नीतीश हो जाएगा शायद वो, क्योंकि नीतीश जी ने तो आया राम गया राम के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए ना। तो आप देखिए कि 20 साल की सक्रिय राजनीति बिहार की राज्य स्तरीय वो कर में 9वीं बार जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है, तो उसने ये तो तय कर दिया है कि जैसे मेरे से पहले हर्षवर्धन जी और रागी साहब कह रहे थे कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि उन्हें सत्ता में बने रहना है, सत्ता में ही नहीं बने रहना है, मुख्यमंत्री बनना है। और सत्ता और ये पलटी वो जब मारी है अगेन, जैसे रागी साहब और हर्षवर्धन जी ने कहा, वो सिर्फ इसलिए कि भाई मुख्यमंत्री से बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की है। अगर उसकी कहीं उन्हें साये की झलक दिखती है, संभावना नजर आती है, तो वो उस समय कूदते हैं उस दिशा में। और जब वो लगता है कि वो साया एक मिराज था या एक धोखा था, तो वो वापस लौट आते हैं लंबी अपनी जहां उन्हें दिख रहा है। तो जो भी है उनके कारण वो बताएंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि मुझे तो अच्छी तरह ध्यान है, हम लोग कितनी बिहार करीब करीब हर चुनाव में गए पिछले 30 साल में। तो एक समय था 2005-06 से लेके अर्ली 2011-12 तक, जब नीतीश कुमार सच में एक बड़े वर्ग को सबसे गरिमापूर्ण, सबसे सम्मानित, विश्वसनीय, ईमानदार पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर की तरह एक बड़ा तबका उनको देखता था। तो वो तो अब लग रहा है कि कोई पूर्व जन्म की बातें हैं, उस तरह का तो अब उनकी छवि के साथ कुछ रहा ही नहीं। तो हाँ, तो मैं आपसे सहमत इस तरह से हूं कि हाँ, कुछ महत्वाकांक्षी नेता भी थे, लेकिन इंडिया अलायंस बाय एंड लार्ज, चाहे उसको आप आइडियोलॉजिकल बेसिस कहें या एक एंटी मोदी घड़ा जो बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी कोई मजबूत नेता होता है, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ सब इकट्ठे हुए, नरेंद्र मोदी जी को सबको समझ में आता है किसी एक के बस की बात नहीं है, और मोदी जी स्वयं कहते हैं वो अकेले सब पे भारी। लेकिन इसमें जो बड़ी तस्वीर दिख रही है प्राची, आप ये देखिए कि हर्षवर्धन जी ने आज जो बात कही उसमें मुझे एक थोड़ा सा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन लगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेंटेन किया कि बिहार में बीजेपी ही जीतेगी। ये नीतीश कुमार जब उनके साथ थे तब भी। तो अब नीतीश कुमार के आने से ऑब्वियसली जो समीकरण है और जो कागजी इक्वेशन है वो मजबूत होती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हर्षवर्धन जी ने कि जनता सब देख रही है, और शायद उनका अभिप्राय ये था, जो मैं समझा, कि वो नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। अगर वो नीतीश कुमार को जनता माफ नहीं करेगी तो फिर कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा? देखिए, जो सतह पे बात है और जो सबको दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, स्पष्ट है लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं जनता ही नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी हो गई कि भाई ये तो बिल्कुल ही विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, इसका तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, इसका कोई जिसको हल्की भाषा में कहते हैं कोई पेंदा ही नहीं है, मतलब कोई धरातल ही नहीं है, किसी भी स्थिति में खड़े ही होने की स्थिति में, ये तो किसी भी बात पे नहीं टिके रहेंगे। तो कहीं जनता ने नाराजगी जो नीतीश पे निकाली, जिसकी मैं आज मान रहा हूं बहुत ही
कम चांसेस हैं, क्योंकि संजीव जी, ऐसा हम और हुआ आप नहीं है बैठकर अभी तक कितना भी राजनीति में। विश्लेषण कर लें, लेकिन जो करना होता है नीतीश कुमार को वो कर जाते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से अपनी कुर्सी बचाने में भी कामयाब रह जाते हैं। मैं हर्षवर्धन जी आऊंगी आपके पास में, संगीत जी आ रही, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी।